बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय प्रथम संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। ये संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति होती है संख्याओं के बारे में जाना, संख्याओं के बारे में जाना। संख्या कैसे होती है, क्या नेचर होते हैं, तरह तरह के प्रकार, उनके बारे में जानेंगे। तो हम अभी तक संख्या पद्धति के बारे में कुछ बातें पहले कुछ कक्षाओं में जान चुके हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने संख्या पद्धति का ही एक हिस्सा है संख्या रेखा। संख्या रेखा नंबर लाइन इसके बारे में पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो जब पिछली कक्षाओं में पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई नंबर लाइन कैसे होती है। तो अब नंबर लाइन देखते हैं कैसे होती है। भाई नंबर लाइन ये है। नंबर लाइन का ये वाला हिस्सा, इसको शून्य कहते हैं। शून्य वाला ये भाई शून्य एक मीडिएटर का काम करता है, धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का एक मध्य बिंदु है। इसको मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, मध्य बिंदु कह सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का। और जब हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये मूल बिंदु भी कहलाएगा, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, चाहे धनात्मक के लिए चाहे ऋणात्मक के लिए। ठीक है ना। अब बच्चे संख्या रेखा के बारे में, इस साइड में, इसके राइट हैंड साइड में, दाएं पक्ष में धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं पक्ष में ऋणात्मक, जिसको LHS कहते हैं। ठीक है। आज ये भाई अब संख्या के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले संख्या, आप मान लीजिए आप संख्या रेखा पर खड़े हैं। आप मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर खड़े हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, 0 वाले पॉइंट पे, और इस साइड में चलना शुरू कर रहे हैं। और आपने एक हाथ में थैला ले लिया है, एक हाथ में थैला है आपके, और सारी संख्याओं को इस संख्या रेखा से उठाते चले जा रहे हैं, धनात्मक वाली। कौन से साइड में जा रहे हैं? दाएं। सारी संख्याओं को उठाते चले जा रहे हैं और इस झोले में पिक करते चले जा रहे हैं। अब जब आप एंडिंग तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि संख्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा नॉट डिफाइंड तक है, मतलब इस संख्याएं खत्म ही नहीं हो रही। तो जब आप उस थैले को तैयार कर लेंगे, आप पूरे थैले को फिल कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें अनंत संख्याएं हैं। और इस प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करेंगे। पूरे इस थैले को हम किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। n क्या होता है वैसे? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही होते हैं। इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए ये जो नेचुरल नंबर है, इसका n यहां से उठ के आया है और इसको n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है? पूरा संग्रह क्या कहलाता है? n कहलाता है। n से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या आप समझ में आया कहां से कहां शुरू होता है? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नॉट डिफाइंड तक, अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर हो रही है? या प्राकृत संख्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर। अब भाई होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर होता क्या है? जब इसी थैले में, जो नेचुरल नंबर का थैला है, प्राकृतिक संख्या का थैला है, इसमें 0 भी डाल दिया जाए, इसी संख्या में 0 भी डाल दिया जाए। देखो हम 0 डाल रहे हैं, अगर इस 0 को भी डाल देते हैं इसी थैले में, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। अब देखो भैया, ये जो है होल नंबर क्या होता है? होल नंबर
होल नंबर का W उठा लिया, इसलिए ये W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने तो यहां तक अभी सीखा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और अनंत का साइन क्या है, अनंत को कैसे डिनोट करते हैं, नॉट डिफाइंड से। अब देखो भाई अपरिमित तक, इसमें 0 और इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये पूरी अब क्या कहलाएंगी, होल नंबर कहलाएंगी, ये कहलाएंगे होल नंबर, होल नंबर। और इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट संख्या के बारे में सीखेंगे। अगर भैया हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉट डिफाइंड तक ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। और ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें और 0 इंक्लूड कर दिया जाए, 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगे होल नंबर, जिसको W से डिनोट किया जाता है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी और ये प्राकृत संख्या। बात क्लियर हो रही है, हमने रिवाइज कर लिया। आज ये भाई अब देखो इंटीजर्स के बारे में सीखते हैं। इंटीजर्स होता क्या है भाई, अभी तक तो हमने पूर्ण संख्या तक सीखा है। अगर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे नॉट डिफाइंड तक है, अगर इसमें नेगेटिव संख्याओं को भी इंक्लूड कर लिया जाए, अगर नेगेटिव संख्याओं को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। इसको इंटीजर्स भी कहते हैं, इंटीजर्स। देखो इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आ रही हैं, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव संख्या है, जितनी नेगेटिव संख्याओं को मैंने संख्या रेखा पे थी सबको इंक्लूड कर दिया गया, तो वो क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। और इंटीजर्स के थैले को, इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ सारे पॉजिटिव और नेगेटिव 0 नंबर को क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। और उसको जेड से डिनोट करते हैं। ये जेड से क्यों डिनोट करते हैं, इंटीजर्स तो आई होता है, इंटीजर्स में आई होता है। अभी तक तो मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर में n और होल नंबर में w, इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें तो आई होता है, लेकिन z क्यों है, तो इसके पीछे रीजन है, आ जाते हैं। इंटीजर्स को z से क्यों डिनोट करते हैं भैया, सबसे पहले z एक जर्मन वर्ड से है, ज़हलीन से आया, ज़हलीन, ZAHLEN, ज़हलीन से लिया है। इसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है ना, गिनना होता है। और जहल से मतलब होता है संख्या, जहल मीन्स होता है संख्या। तो भैया जहल और जेड, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में जहल जर्मन लैंग्वेज में जहल मीन्स होता है गिनना, और जहलीन मतलब होता है, जहल मतलब होता है संख्या और जहलीन मतलब होता है, ज़हलीन मतलब होता है गिनना। बात क्लियर होगी। तो इसी के z को उठा लिया इन्होंने, इनके z और z को उठा लिया, इसलिए z से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गई, इसीलिए किससे डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, पूर्णांक को, z से। ठीक है, अब आ जाइए परिमेय संख्या क्या कहलाती है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। और जहां पर Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब Q कभी 0 नहीं होगा। P/Q क्या होता है, अंश। P/Q इसको हमने क्या मान लिया, अंश, और ये हर है, Q क्या है, हर है।
अब क्या कह रहा है कि हर कभी जीरो नहीं होगा, इनडायरेक्ट क्यू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, वह सभी भिन्न वाली संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर जीरो ना हो। तो देखते हैं भैया, ये है, इसमें इसको मान लिया मैंने p और इसको मान लिया q, और q क्या जीरो के बराबर है, नहीं है, 2 है भैया, यहाँ 4 है, यहाँ 2006 है। तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि जो भी धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं परिमेय संख्याएं। बात क्लियर हो रही है, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, और इसको Q से डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है, इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तुल्य परिमेय क्या होती है, तुल्य परिमेय संख्या। अब तुल्य परिमेय संख्या सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 और 2/4, 6/12। अब इनको देखते हैं, ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सरल करेंगे तो ये 1/2 का ही हिस्सा है। तो इनको, ये दोनों परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे, तुल्य परिमेय संख्या। एक ही संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जब इनको सरल किया जा रहा है तो एक ही संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, या इनको भिन्न भी कह सकते हैं, ये भिन्न की तुल्य भिन्न भी है, ये क्या है, तुल्य भिन्न भी है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। और परिमेय संख्या को कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ, रैशनल में रेशो छुपा हुआ है। रेशो मीन्स होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भिन्न का ही एक रूप होता है, भिन्न का ही रूप होता है रेशो। रैशनल में रेशो छुपा हुआ है, RATIO, रेशो छुपा है, इसका मतलब होता है अनुपात, और अनुपात एक भिन्न का ही रूप होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई रैशनल नंबर वही होता है जो भिन्न होते हैं और उसका हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब सारी संख्याओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सीखा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, कहीं कहीं प्राकृत कहते हैं, कहीं कहीं प्राकृतिक कहते हैं, शब्दों पे ध्यान देना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, जिसको 1 2 3 4 ऐसे अपरिमित तक चले जाते हैं, वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, और इसको n से डिनोट करते हैं। भैया पूर्ण संख्या पे आ जाओ। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर, इसमें बस 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। होल नंबर, इसको W से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक, इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिया जाए, पूर्णांक। नेगेटिव नॉट डिफाइंड, -2 -1 0 1 2, ये हो गया। इसको Z से, ज़ैलिन और ज़ैहल वर्ड से बना हुआ है। अब आ जाइए भैया रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, भिन्न का ही रूप होते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर में लिखा जा सके, लेकिन हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर में लिखा जा सके, लेकिन भिन्न ही होता है ये, लेकिन हर हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये किससे, Q से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, बात यहाँ तक हमने समझ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं।
भाई पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेके 1 2 3 नोट डिफाइन, ये होता है पूर्ण संख्या। और 1 2 3 4 5 6 नॉट डिफाइंड तक इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। भैया ध्यान से देखो, जब यहां तक बात क्लियर होगी कि भाई पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। भैया सारे तो होते हैं लेकिन ये 0 नहीं होता है, तो हम कारण में लिखेंगे नहीं, असत्य। पहले का एग्जांपल देंगे, असत्य। असत्य सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या होती हैं, परंतु होती हैं, परंतु शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है। बात क्लियर हो रही? अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है भैया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। प्रत्येक पूर्णांक, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस नेगेटिव, इंटीजर्स, डैश डैश डैश, -2 -1 0 1 2 नॉट डिफाइंड तक। अब देखो भाई यहां तक क्या है, ये सत्य होंगे क्योंकि हम सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और नीचे क्या है? 1 है, ना कि 0 है, तो सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है ना? सत्य है, सत्य है ये कथन। तो इसका हम लिखेंगे, उदाहरण देंगे। उदाहरण, कारण ये दे देते हैं, कारण यही दे देते हैं, रीजन ये रहा। ठीक है, अब तीसरे वाले में आ जाओ भाई। तीसरा वाला पार्ट क्या कहता है? तीसरा वाला क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है भैया, असत्य है। असत्य, ये वचन क्या है? असत्य है। कैसे? कि भैया 1/2 -1/2 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परंतु क्या? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय है, परंतु पूर्णांक नहीं है। बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट वाले पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं? उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। बहुत आसान है, 2 मेथड से कर पाऊंगा इन सारी बातों को। 1 और 2, इन सबके बीच में मैं, इन सबके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और इन सबके बीच में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो भैया हम क्या कर सकते हैं? 1/1 2/1 ऐसे लिख दिया हमने। दोनों तरफ अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से? 10 और 10 से। अब क्या आया? ये आ जाएगा 10/10 और
20/10। भाई बात एक ही है, तुल्य परिमेय संख्या अभिन्न है, काटने पे उतना ही आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो भाई इनके बीच में कितनी संख्या है, अब हर को भूल जाओ क्योंकि हर सेम हो गया है, इक्वल हो गया है। तो 10 और 20 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, तो हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, 19 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही पूछा तो हम 5 बताएंगे। और इनको चाहो तो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसको 6/5 लिख सकते हो, इसको 7/5 लिख सकते हो, इसको 3/2 भी लिख सकते हो। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, 11/10, 6/5, 13/10, 7/5 और 3/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ भी। अब इसी का दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके को हम देखते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसके बीच में एक एक परिमेय संख्या निकलेगी। तो प्रथम परिमेय संख्या होगी, प्रथम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, प्रथम परिमेय संख्या भाई 1 + 2 उसको आधा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 3/2। तो प्रथम परिमेय संख्या निकली। अब मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकल गई है। अब इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, तो द्वितीय सेकंड परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे भाई, अब इन दोनों को प्लस कर दो और आधा कर दो, और फिर ऐसे तीसरी वाली इससे निकल जाएगी इन दोनों को प्लस करके। तो पहले 1 + 3/2/2, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 + 3 और यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया 5/2 4, और ऊपर ये कुछ नहीं बन जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5/4 हो गया। ऐसे तृतीय परिमेय संख्या निकालना है, तृतीय का बता रखा है मैंने कैसे निकालना है, 3/2 + 2 / 2, तो यहाँ 1। तो अब भैया यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 3 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा /2, और इसके भी नीचे 1। तो भैया इसका क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, या 2 है तो इसका क्या होगा, भाग हो रहा है तो भिन्न पलट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो हमें तृतीय भी परिमेय संख्या निकल गई है। अब फोर्थ परिमेय संख्या निकालनी है, फोर्थ परिमेय संख्या निकालनी है, चतुर्थ परिमेय संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगा, अब हमें पहले ये देख लेना किसके किसके क्या क्या बीच में आ गया। 1 के बीच में 5/4 और एक आ गया है 3/2 और आ गया है 7/4 आ गया है और आ गया है 2। ठीक है, ये 3 परिमेय संख्या आ गई हैं। अब इनके बीच में निकाल लो, इनके बीच में तो कैसे निकलेगा 1 + 5/4 / 2, तो यहाँ 4 आ गया, 4 + 5/2 यहाँ पे ये, तो भैया 9/4 गुना में 1/2, तो हो गया ये 9/8। पांचवें वाला परिमेय संख्या में निकाला है, फिफ्थ परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में देख लो या इन दोनों के लास्ट वाले के बीच में देख लो, 7/4
प्लस 2 अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया 4, 7 और यहाँ पे हो गया 8, एलसीएम लिया, यहाँ 2 बटे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 8 15, 15 हो जाएगा। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? 5 परिमेय संख्या 3/2, दूसरा 5/4, तीसरा 7/4, चौथा 9/8 और 15/8। ये 5 परिमेय संख्या हो गई। बात क्लियर हो रही है? तो अब इससे पता चलता है कि भाई ऐसे तो हम निकालते निकालते बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं हो सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। बात क्लियर हुई? ये बातें मैंने नीचे लिख भी दी है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं, 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के फॉर्म में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है? तो क्या ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है, और जिसे p/q के फॉर्म में अंश और अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ हाँ, हम इसे p/q की फॉर्म में के रूप में व्यक्त लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p क्या है? p और q अंश और हर, p q अंश और हर एक पूर्णांक है, संख्या है, और q0 नहीं है, q0 नहीं है। कैसे व्यक्त करेंगे आप ध्यान से देखो भाई। अब एक बात बता सकते हैं कि भाई 0 को ऐसे लिखेंगे, इसके बट्टे में अगर हम 0 को 1 से डिवाइड कर दें तब भी वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे अंश क्या हो गया? मतलब p कितना हो गया? 0 हो गया, और q 1 हो गया। तो हमें यही तो कहा था q0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो p0 कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक में तो भाई 0 भी आ सकते ना, तो भाई बस q के लिए मना करा है कि 0 नहीं हो सकता है। या 0 को हम 9 से भी डिवाइड कर दो तब भी 0 ही आएगा, तब भी 0 ही आएगा, और ये p क्या हो जाएगा? अंश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 है। तो हाँ हम लिख सकते हैं, ये आंसर है। अब क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ये, 3 और 4 के बीच में। तो भाई 3 और 4, 3 और 4 के बीच में, तो इसको बट्टे में 1 लगा सकते हैं, इसके भी बट्टे 1 लगा सकते हैं, और किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको? 10 से इसमें भी कर देते हैं, यहाँ भी 10 कर देते हैं, यहाँ भी 10। आप 10 की जगह 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक ही लेना है। उनके बीच में हमें अंदाजा लगाना है कि 6 परिमेय संख्या निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। तो अब इसका क्या रूप हो जाएगा? 10 गुना 3 30, और ये 10, 40/10। अब देखो भैया, हर हर बराबर है तो अंश को ही देखेंगे। तो 30 और 40 के बीच में आप सपोज करके देखेंगे तो 6 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 6 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 30 इनके बीच में चाहिए ना, तो 30 हम इंक्लूड नहीं कर सकते,
किसको इंक्लूड नहीं कर सकते? 30 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10, 36/10, यही क्या कहलाएंगी? 6 परिमेय संख्या। अब 37, 38, 39, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। 2 से करा 16, यहाँ 5 आ गया। इसको भी 2 से करा 17, 5 आ गया। और ये 18, 5 आ गया। तो कौन कौन सी संख्या होंगी? 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, इसको 35 को भी काट दो, 7/5, 7/5 और 18/5। यही 6 परिमेय संख्या है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमें बताना है, क्या बताना है भाई? कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में। तो भाई हर बराबर है, लेकिन उसके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? हम किसी एक नंबर को ले लेते हैं भाई 10 ही कर देते हैं। 10 फेवरेट आ रहा है, आसानी से हो जाता है मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ? ये हो गया 30/50 और 40/50। अब देखो भाई, 5 परिमेय संख्या निकालना है उसके बीच में। 5 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो भाई 30 और 40 के बीच में निकालना है। तो 50 और 50 ये इक्वल है, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये 16 हो गया, ये हो गया 25, 2 से काटा है मैंने इसको। ये 17, ये 25, ये 7 और ये हो जाएगा 10। देखो भैया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 और 7/10। ये है भैया, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। बस 0, 1, 2, 3, 4, 5 नॉट डिफाइंड तक ये होता है पूर्ण। और प्राकृत क्या होता है? 1, 2, 3 नॉट डिफाइंड तक ये प्राकृत। अब प्राकृत और पूर्ण में प्रत्येक, हाँ बिल्कुल होता है। क्या इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में आ रहा है। तो ये भैया हम क्या कह सकते हैं? हाँ, मतलब सत्य है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या होती है। कारण ये है। कारण क्या है? ये है कारण। ये लिख लेना। अब भैया नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट
पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं है भैया, पूर्णांक में नेगेटिव भी संख्याएं आ जाती हैं, 0 माइनस नेगेटिव, -2 -1 0 1 2 नॉट डिफाइंड ये है। और इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक में क्या होता है 0 1 2 3, तो ये देखो ना कौन सा है, ये नेगेटिव वाली संख्या है तो आ ही नहीं रही है पूर्णांक में, तो हम कह सकते हैं असत्य। क्या कहेंगे, असत्य। और कारण असत्य, ये यहां पे लिख देंगे, ये है पूर्णांक और ये लिख देंगे पूर्ण संख्या, असत्य। और कारण यही दे देंगे, कारण क्या है, यही है, ये जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये दे देंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भैया कि आप ये ज्ञात कीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये हम कह सकते हैं? अब देखते हैं सबसे पहले प्रत्येक, तो -1/2 -3/2, ये भिन्न वाली संख्याएं आती ही नहीं है इसमें पूर्णांक में। ये हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, और ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इसमें तो बट्टे वाली संख्या आती नहीं है, तो असत्य है, ये बात असत्य है। और असत्य है तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि भाई कारण यही दे देते हैं, कारण यही दे देते हैं उदाहरण के साथ में कारण यहाँ पे लिख देना कि भाई ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, और पूर्ण संख्या है, तो ये दोनों भाई इक्वल नहीं होते हैं, ये नहीं आते हैं इसके अंदर में। ठीक है, बात क्लियर। हमारी पहली एक्सरसाइज समाप्त हुई, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एके ई लर्निंग पे, और ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एके ई लर्निंग को, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपके पास हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।